नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? तो देखिए, ये जो आज की अपनी क्लास होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि इसमें परीक्षा उपयोगी का काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए संग्रह किए गए हैं। देखो, अगर आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हो, वहां से किसी भी क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें किस प्रकार के सर्वनाम का भेद है? आपको चुनना होगा, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर संबंधवाचक है। सबसे पहले हमको जानना है कि सर्वनाम क्या होता है। देखो भाई, सर्वनाम की अगर मैं बात करूं, इसका अर्थ होता है सभी का नाम। क्या होता है? सभी का नाम, सभी का नाम। अच्छा, अगर मैं बात करूं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका आंसर होगा, सर हमको पता है ये 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 4 तो आपके सामने ही है, लेकिन अगर एक और प्रश्न बनता है यहां से, प्रधानता के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए, सर अगर प्रधानता पूछ ले तब होते हैं 4 प्रकार के। अच्छा देखो, अब यहां पर है क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां से हमको निश्चय ही ना हो, जहां से 100% तक जानकारी ना हो कि ये जो वस्तु है वह क्या है। जैसे मैंने एक शब्द के साथ प्रयोग करता हूं। देखो भाई, देखो अगर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, कोई, क्या है भाई? कोई। मैंने कहा कोई आ रहा है, मुझको पता नहीं कि वह कौन है, मैंने उसी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, कोई। तो यहां से कोई क्या होगा? कोई होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम की, जहां से मुझको 100% तक जानकारी हो कि ये वस्तु क्या है, वहां से होगा क्या? वहां से होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर इसके अंतर्गत आने वाले शब्दों की बात करूं, जैसे देखो यह होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, वह होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जिनसे हमको 100% तक निश्चय हो कि वह वस्तु क्या है, इसके बारे में जो बताएं, वे होंगे आपके निश्चयवाचक। अच्छा, अगर बात करूं प्रश्नवाचक की, तो जहां से भी प्रश्न आपका उठता है, जहां से भी प्रश्न पूछा जाए, कब, कौन, क्या, ये सभी आते हैं आपके प्रश्नवाचक के अंतर्गत। संबंधवाचक अति महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा उपयोगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे इस वाक्य में मैंने कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा और वैसा, जहां से अगर आपको संबंध दिखे वाक्य में, वहां होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। अगर मैं अन्य शब्दों की बात करूं, देखो भाई, अगर अन्य शब्दों की मैं बात करता हूं, जैसे जो, सो, जो बोओगे सो काटोगे, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जो बोओगे सो काटोगे। किसी भी वाक्य में अगर आपके संबंध दर्शाया जाता है, वहां क्या होता है? वहां होता है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान कर सकते हैं, जो, सो, जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, ये सभी होते हैं आपके संबंधवाचक के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है? इस क्वेश्चन का आंसर निकलता है विकल्प नंबर डी में है, संबंधवाचक सर्वनाम। जी हाँ, कई सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल भी ठीक आया। जी जी, क्या बात है। हाँ भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को सत श्री अकाल। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी में। चलिए तो देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस छंद के समचरण में 13-13 मात्राएं होती हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। देखो, अगर छंद की बात हम कर ही रहे हैं तो साथ के साथ आप छाप लो भाई। देखो, दोहा की अगर मैं बात करूं, दोहा छंद कहां होता है? इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं। इसके दूसरे और चौथे चरण में होती हैं कितनी? 11-11 मात्राएं। वहीं इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है आपका सोरठा। सोरठा की अगर मैं बात करता हूं आपसे, इसके पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं और इसके दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। अच्छा जी, ये चीज तो हमने समझ ली। देखो, पहले और तीसरे चरण की बात करूं ना, तो कई बार इनको जो आपकी परीक्षा है उसमें विषम चरण कहता है, विषम चरण कहता है इनको। और दूसरे और चौथे चरण की मैं अगर बात करता हूं, दूसरे और चौथे चरण की अगर मैं बात करता हूं, तो इनको कहते हैं आपके समचरण। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं समचरण। अच्छा, ये चीज हमने सीख ली। अब देखो, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? चौपाई। चौपाई में आपके
कितने प्रकार की मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं इसमें पाई जाती हैं। तो चौपाई के अगर मैं प्रत्येक छंद की बात करूं, प्रत्येक चरण की बात करूं, तो यहां होती हैं 16 मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में होती हैं 16। बरबे की बात करूं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। बरबे परीक्षा में बरबे को लेकर कई सारे क्वेश्चन बने हैं। तो देखो बरबे की अगर हम बात करें, बरबे छंद क्या है भाई? बरबे। देखो बरबे की बात करूं, इसके पहले और तीसरे चरण में होती हैं 12 मात्राएं, और आपके दूसरे और चौथे चरण में होती हैं इसकी 7 मात्राएं। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि मात्राओं की गणना हम कैसे करें, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। तो देखो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मात्राओं की गणना हम कैसे करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। अब ये कौन कौन से स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर? देखो छोटी मात्रा वाले स्वर, जैसे छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, और ये रैसे ऋषि होता है आपका ह्रस्व स्वर। ये 4 होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। इन्हीं के लिए हम लघु मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब ये लघु मात्रा क्या है? देखो छापो फटाफट से, लघु। मैंने कहा लघु मात्रा, इसका चिन्ह क्या होता है भाई? एक ऐसा खड़ा डंडा होता है इसका चिन्ह, बिल्कुल। इसका मतलब होता है एक मात्रा। क्या होता है? एक मात्रा होता है इसका अर्थ। अब अगर मैं बात करूं आपके दीर्घ स्वर की, किसकी? दीर्घ स्वर हमने पढ़े हैं, इनकी संख्या कितनी होती है दीर्घ स्वर की? सभी लोग कहेंगे दीर्घ स्वर की संख्या सर मुझको पता है 7 होती है। 7 होती है। देखो बड़ा आ होता है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, और क्या है भाई? छोटी ए है, बड़ी आय है, छोटा ओ होता है, और बड़ा औ आ जाता है इसके अंतर्गत। तो ये होते हैं आपके 7 दीर्घ स्वर। इनके लिए हम प्रयोग करते हैं गुरु का। किसका प्रयोग करते हैं? गुरु का प्रयोग करते हैं। और गुरु का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। इसका अर्थ होता है आपके 2 मात्रा। क्या होती है भाई? 2 मात्रा होती हैं। तो यहां से आप मात्राओं की गणना जान सकते हैं। अब चलते हैं, लौटते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई हमसे कहा गया है किस छंद के सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सम चरण मतलब दूसरा और चौथा चरण। तो देखो भाई दूसरे और चौथे चरण की बात करूं तो आपके किस में है? आपके सोरठा में होती हैं 13 मात्राएं, और इसके विषम चरण में होती हैं 11 मात्राएं। और बरबे को आप याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। एक और महत्वपूर्ण छंद है आपका, उसको भी अभी निपटा ही लेते हैं। देखो एक और छंद कौन सा है भाई? देखो यहां पर अगर आपसे पूछता है कुंडलिया, किसके बारे में? कुंडलिया की। कुंडलिया छंद के बारे में बताओ कि कुंडलिया छंद किस किस छंद के योग से बना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कितने चरण होते हैं? कुंडलिया में होते हैं आपके 6 चरण। और ये किस किस छंद के योग से बनता है? छापो भाई फटाफट से। देखो ये बनता है आपके दोहा और रोला से। अगर मैं दोहा और रोला को मिलाता हूं तब मुझको कुंडलिया प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है आपका छप्पे से। क्या है भाई? एक छंद है आपका छप्पे नाम का। छप्पे छंद किस किस छंद के योग से बनता है? इसमें भी होते हैं आपके 6 चरण। कितने होते हैं? इसमें भी होते हैं 6 चरण। प्रत्येक चरण में होती है 28 मात्राएं। अच्छा ये चीज हमको पता चल गई। अच्छा देखो अगर मैं छप्पे की बात करूं तो ये बनता है आपके रोला से, और अगर मैं रोला के साथ उल्ला को योग करता हूं तो यहां से मुझको प्राप्त होता है छप्पे छंद। इसके प्रत्येक चरण में होती हैं कितनी कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं होती हैं इसके प्रत्येक चरण में। अच्छा ये चीज हमको पता चल गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने किया है सोरठा छंद, जो कि बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अच्छा देखो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है गण। क्या बनता है भाई? गण पूछता है कई बार आपसे कि गण की संख्या कितनी होती है। तो गण की संख्या होती है 8। आप ये भी याद रखेंगे। अच्छा आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन करिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर काफी समझदारी से करना होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कहीं भी अगर आपको नहीं दिखे उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा भाववाच्य। वाच्य क्या है? वाच्य कुछ अलग नहीं है, ये क्रिया का ही एक रूप होता है। वाच्य के अगर आपसे प्रकार पूछता है तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं आपके वाच्य के। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई? देखो पहला होता है आपका कृतवाच्य। कृतवाच्य होता है पहला। अच्छा दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य होता है दूसरा।
तीसरा तो सभी लोग जानते होंगे, भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है आपका तीसरा। अब अगर मैं बात करूं कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की, तो इनको हम समझेंगे कैसे, इनमें अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं आपके कृतवाच्य की, सबसे पहले वाच्य की, तो जहां पर भी जिस किसी वाक्य में आपके क्रिया के लिंग, वचन और कारक कर्ता के अनुसार हो, वहां होता है आपका कृतवाच्य। वहां क्या होगा, वहां होगा कृतवाच्य। और जहां पर क्रिया के लिंग, वचन और कारक कर्म के अनुसार हो, वहां होता है कर्मवाच्य। इसकी हम क्या कोई किसी शब्द से पहचान कर सकते हैं? जी हां, तो वाक्य में आपको देगा द्वारा। क्या देगा भाई? द्वारा देगा। जिस भी वाक्य में आपको द्वारा दिखे कि राम के द्वारा खाना खाया गया, जहां पर भी किसी भी वाक्य में द्वारा दिखे, वहां कौन सा वाच्य होगा? वहां होगा आपका कर्मवाच्य। भाववाच्य की बात करूं, जहां पर आपके क्रिया के लिंग, वचन और कारक ना तो कर्ता के आधार पर, ना कर्म के आधार पर, किसके आधार पर होने चाहिए? भावना के आधार पर, भाव के आधार पर हो, वहां होता है भाववाच्य। किसी भी वाक्य में अगर आपको नहीं दिखे, किसी भी वाक्य में अगर आपको नहीं दिखे, वहां 95% तक चांस है उसका आंसर होगा भाववाच्य। देखो, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, उसकी भी चर्चा हम अभी करेंगे कि वे कौन कौन से अपवाद हैं। देखो, लेकिन एक बार आपका क्वेश्चन बना था, कहां से? आपसे पूछा था कि सदैव, सदैव सकर्मक, सदैव सकर्मक कौन सा वाच्य होता है? तो ये क्वेश्चन आपके एक बार वीडियो में बना था और काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन माना जाता है। तो देखो, सदैव सकर्मक आपका कौन सा होगा? सदैव सकर्मक होगा आपका कर्मवाच्य। कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। और अगर मैं बात करूं आपके सदैव अकर्मक की, मैं अगर आपसे बात करता हूं सदैव, सदैव अकर्मक आपका कौन सा भाग होगा? जी हाँ भाई, सदैव अकर्मक। अकर्मक कौन सा वाच्य है? तो ये होगा आपका भाववाच्य। भाववाच्य होता है आपका सदैव अकर्मक। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं आपके, देखो, मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो अच्छा भाई, देखो, मैं उठ नहीं सकता या फिर मेरे द्वारा उठा नहीं जा सकता, तो ये तो कतई नहीं होगा आपका भाववाच्य। हमारे द्वारा, यहां पर द्वारा है, यहां पर भी द्वारा है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे आपके कर्मवाच्य। क्या होंगे भाई? कर्मवाच्य। देखो भाई, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, तो यहां क्या होगा? यहां उसकी भावना है, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, तो यहां होगा आपका भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य होगा यहां पर। तो आशा करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे। अच्छा जी, आगे चलें, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए आपको उपयुक्त शब्द का चयन करना होगा। जो मुश्किल से खाया जा सके, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ भाई, ये फटाफट से बताएंगे जी। देखो भाई, जो मुश्किल से खाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? दुर्भक्ष बोलते हैं। जी हाँ, जिन भी बच्चों ने इसका सी आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है। चलिए आगे चलें। आगे देखो भाई, आगे क्या है? हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा गया है कि किस कृति को सर्वप्रथम आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। जी हाँ भाई, देखो, अगर मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं तो यहां से स्थापना और पहली बार को लेकर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है? छापना भाई, इसकी स्थापना होती है 1961 में। और पहली बार ये कब प्रदान किए गए? पहली बार ये प्रदान किए गए कब भाई? ये प्रदान किए गए 1965 में। कब प्रदान किए गए? 1965 में पहली बार प्रदान किए गए। पहले व्यक्ति कौन थे जिनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पहले व्यक्ति थे आपके जी शंकर कुरूप। कौन थे भाई? जी शंकर कुरूप थे आपके। जी शंकर कुरूप थे पहले व्यक्ति जिनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? मलयालम भाषा के लिए। और कई बार यहां से क्वेश्चन बना है, मलयालम, मलयालम भाषा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और अगर मैं बात करूं आपकी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि आपको मिलती है, उपहार स्वरूप कितनी राशि प्रदान करते हैं, इसका आंसर होगा 11 लाख रुपए। कितनी है भाई? 11 लाख रुपए मिलती है। तो क्या, एक बार क्वेश्चन यहां से भी था कि क्या इसमें कोई प्रतिमा भी मिलती है? जी हाँ भाई, इसकी प्रतिमा का नाम है वाग्य देवी। क्या है? वाग्य देवी।
भाग्य देवी की प्रतिमा मिलती है आपके किसमें, ज्ञानपीठ पुरस्कार में। कई बार विकल्पों में क्या होता है, भाग्य देवी की जगह देता है सरस्वती, तो भाग्य देवी आपका सरस्वती का ही पर्यायवाची है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे भाग्य देवी दे या दे सरस्वती, सभी का आंसर होगा यही। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किससे भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, फटाफट से छापेंगे। अगर मैं बात करूं पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, ये थी आपकी आशापूर्णा देवी जी थी पहली महिला। और अगर मैं बात करूं इनको किस सन में दिया गया, इनको 1976 में दिया गया। और अगर मैं बात करूं हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, देखो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है भाई, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था हिंदी का पहला आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, कि इंग्लिश का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, अमिताभ घोष को। किसको मिला था भाई, अमिताभ घोष को मिला था इंग्लिश का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका कितनी भाषाओं में मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका कितनी भाषाओं में मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो हम सभी ने संविधान की 8वीं अनुसूची पढ़ी है, हमने पढ़ा है जो संविधान की जो आपकी 8वीं जो अनुसूची है, इसमें कितने प्रकार की भाषाओं का उल्लेख है, इसमें है आपकी 22 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख है, 22 प्रकार की भाषाएं का इसमें उल्लेख है संविधान की 8वीं अनुसूची में। लेकिन जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 22 + 1 कुल मिलाकर 23 भाषाओं में मिलता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये एक कौन सी भाषा है, एक है आपकी इंग्लिश भाषा में भी आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल एक रचना के लिए मिलता है या फिर संपूर्ण योगदान के लिए, छापना इस क्वेश्चन को भी, भाई इस क्वेश्चन को भी। अगर मैं बात करूं आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की कि क्या ये एक रचना के लिए मिलता है या फिर संपूर्ण योगदान के लिए, तो देखो भाई 1982, अगर मैं 1982 तक की बात करूं तो ये आपका एक रचना के लिए मिलता था, अगर 1982 की अगर मैं बात करता हूं, इसमें किसको दिया गया, तो ये है आपकी महादेवी वर्मा जी को दिया गया था। किस रचना के लिए, यामा के लिए। किसके लिए दिया गया था, यामा के लिए। लेकिन 1982 के बाद से ना आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पहला पुरस्कार बना। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भाई, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसके अंतर्गत आपकी 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आशा करता हूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी आपके सामने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो भाई हमसे पूछा था हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता सर्वप्रथम कृति कौन सी है, तो देखो यहां से होगी, यहां से क्या होगी भाई, यहां से होगी आपकी कितनी नावों में कितनी बार, ये नहीं होगी, उर्वशी चिदंबरा, क्या होगी, चिदंबरा होगी। बिल्कुल सही आंसर है चिदंबरा। और अगर यामा की अगर मैं बात करूं, इसको 1982 में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, महादेवी द्वारा रचित है। आगे चलो भाई, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तने का पर्यायवाची है, पर्यायवाची को भी लेकर आपसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और आप सभी लोग मुझको कम से कम किसके भाई, कमल के 3 पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में छापकर बताओगे कि कमल के 3 पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। और इस क्वेश्चन का भी आंसर दोगे कि तने का पर्यायवाची क्या होता है, तने किसको कहते हैं भाई। 5 सेकंड का समय है आपके लिए, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए भाई, जी हाँ बिल्कुल, तो कई सारे बच्चों के भी आंसर सही आ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ भाई, अच्छा देखते हैं। देखो तने कहते हैं आपके पुत्र को, माफ करना, किसको कहते हैं, पुत्र को कहते हैं तने। अच्छा, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये था, मैंने आपसे पूछा था कमल के 3 पर्यायवाची मुझको बताओ। देखो भाई अगर मैं कमल की बात करता हूं तो इसको मैं पंकज के नाम से जानता हूं, पंकज कहता हूं कमल को मैं नीरज कहता हूं, इसको मैं सरोज के नाम से भी जानता हूं, और इसको मैं सतदल, क्या है भाई, सतदल के नाम से जानता हूं, इसको मैं पुंडरीक के नाम से जानता हूं, इसको मैं
और क्या है भाई, और है आपका अरविंद, क्या है, इसको मैं अरविंद भी कहता हूं। तो ये होते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची आप छापेंगे। एक बार क्वेश्चन था आपकी परीक्षा में, क्या आपको दो शब्द दिए गए थे, दो शब्द थे आपके सामने, एक था अनल, क्या था, अनल, और एक था आपके अनिल, क्या था, अनिल। इन दोनों में आपसे अंतर पूछा था कि किसका अर्थ क्या होता है। तो फटाफट से छापना, तो फटाफट से छापना भाई। देखो अगर अनल की अगर मैं बात करूं, देखते हैं अनल का अर्थ क्या है। अनल का अर्थ होता है आग। आग को मैं कृषाणु भी कहता हूं, क्या कहता हूं, कृषाणु कहता हूं। इसको मैं जात वेद भी कहता हूं, इसको मैं हुतासन भी कहता हूं, हुतासन के नाम से भी जानते हैं आग को। इसको अग्नि भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अग्नि कहते हैं। इसको कभी कभी जलन भी कहते हैं, ज्वाला भी इसी को कहते हैं। तो ये होते हैं आपके अनल का अर्थ। लेकिन हमसे ये भी तो क्वेश्चन था भाई आपका, ये भी तो क्वेश्चन था कि अनिल, क्या है भाई, अनिल, ना पर छोटी ई की मात्रा। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपके हवा, और हवा को मैं वात भी कहता हूं, समीर भी कहता हूं, और क्या है भाई, और इसको मैं पवन भी कहता हूं। कई कई स्थानों पर जो गांव देहात के स्थान है उन पर इसको बयार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बयार भी कहते हैं। और इसको कई कई बार हम मारूत के नाम से जानते हैं, मारूत भी इसी को कहते हैं। तो हर एक पर्यायवाची आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं पर्यायवाची की बात करूं ना, आप कोई भी बुक उठाकर देखना, वहां पर पर्यायवाची की संख्या बहुत अधिक दी गई है, जो कि पढ़ना और याद करना उसके लिए इम्पॉसिबल है, काफी मुश्किल भरा काम है। तो मैंने क्या किया है, मैंने मुश्किल से 50 से 60 ही आपके ऐसे पर्यायवाची हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है। प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में भी वहां से क्वेश्चन आपके कई सारे बने हैं। तो वो जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वे काफी महत्वपूर्ण और चुने हुए पर्यायवाची हैं। और अगर बात करूं विलोम शब्द की, तो लगभग 150 के करीब आपके विलोम शब्द हैं उस पीडीएफ में। और अगर बात करूं लोकोक्ति और मुहावरे की, तो लगभग 70 के करीब आपकी लोकोक्ति और मुहावरे हैं, तो वो भी आप उनको याद कर सकते हैं। अनेकार्थक शब्द वहां पर हैं, और अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द वहां पर है। तो ऐसे ऐसे वहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको भी कर सकते हैं और पीडीएफ को पढ़ भी सकते हैं, जो कि परीक्षा उपयोगी है। उत्थान में उपसर्ग पूछा है, उत्थान में उपसर्ग होगा, क्या होगा भाई, फटाफट से बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द, उनको कहते हैं आपके क्या, उनको कहते हैं उपसर्ग। लेकिन क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, क्वेश्चन एक बार था आपका कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या क्या है भाई, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। अगर संस्कृत के हमसे पूछ सकते हैं तो आपका संभावना है कि इस साल आपके हिंदी के भी पूछे जाएं कि हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितनी है, हिंदी के उपसर्ग की संख्या है 10, और संभावना है कि उर्दू के भी वह पूछ सकता है। तो उर्दू के उपसर्ग की संख्या है 19, कितनी है भाई, 19। तो यहां से हर एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमसे पूछा गया उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, तो यहां से होगा, जिन भी बच्चों ने विकल्प नंबर ए चुना है वह बिल्कुल सही है, उत होगा भाई, क्या होगा, उत होगा उत्थान में। अच्छा जी आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर सैनी अप्रभ्रंश से नहीं हुआ। तो देखो इन नहीं वाले को थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने की जल्दी में नहीं को भूल जाते हैं, और जैसे ही पहला ही विकल्प हमारे सामने आता है वही उसका आंसर हम टिक कर देते हैं। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। देखो भाई नहीं, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर सैनी अप्रभ्रंश से नहीं हुआ। अब ये सौर सैनी अप्रभ्रंश क्या है, तो देखो जो भी आपके पश्चिमी इलाके की जो बोलियां होती हैं वे सभी के सभी आती हैं सौर सैनी अप्रभ्रंश के अंतर्गत। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पश्चिमी हिंदी की, मैंने आपसे कहा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तब आपका आंसर होगा कि सर सौर सैनी अप्रभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, सौर सैनी अप्रभ्रंश से हुआ है पश्चिमी हिंदी का। देखो भाई पश्चिमी हिंदी क्या है, पश्चिमी हिंदी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो इसका आंसर होगा सर 5 बोलियां बोली जाती हैं। क्या सर उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है,
जी हाँ बिल्कुल है, और काफी मजेदार शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे तो देखो मैं एक नए पेज पर लिखने की कोशिश करता हूं। देखो भाई शॉर्ट ट्रिक है आपकी क्या है, मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी आपकी किसकी, मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी आपकी पश्चिमी पश्चिमी हिंदी की। किसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई ये है आपकी पश्चिमी हिंदी की। क्या है देखो काफी मजेदार है। बाबू, क्या है भाई, बाबू खाता कड़वा बेर, कड़वा बेर। कोई बाबू सोना है आपका, वह खाता है कड़वा बेर। क्या खाता है, कड़वा बेर। तो देखो भाई अगर मैं इस बा की बात करूं, इस बा की अगर मैं बात करता हूं, इस बा से बनता है आपकी ब्रजबोली। क्या बनता है, ब्रजबोली बनता है, जो कि मथुरा के आसपास वाले क्षेत्रों में ब्रज बोली आपकी बोली जाती है। अच्छा इस बू से बात करूं, इस बू से क्या बन गया, इससे बन गया आपकी बुंदेली। क्या बन गई भाई, बुंदेली बोली बन गई। खा से बन गई आपकी क्या, खा से बन गई खड़ी बोली। क्या बन गई, खड़ी बोली बन गई खा से। और वहीं पर अगर मैं का की बात करूं, का से क्या बनेगी, का से बन गई आपकी कन्नौजी। क्या बन गई, कन्नौजी बन गई का से। और यहीं पर अगर मैं बेर की बात करूं कि बेर से क्या बन गया, बेर से बन गया बांगरू। क्या बन गया, बांगरू बन गया बेर से। लेकिन एक बार परीक्षा में क्वेश्चन था कि खड़ी बोली को हम और किस नाम से जानते हैं, या फिर खड़ी बोली का उपनाम क्या है। फटाफट से छापना, खड़ी बोली को हम जानते हैं किसके नाम से भाई। तो देखो मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, इसको हम कौरवी बोली के नाम से भी जानते हैं, इसको हम कौरवी के नाम से जानते हैं। और बांगरू को जानते हैं हम हरियाणवी के नाम से, हरियाणवी के नाम से जानते हैं बांगरू को। तो माफी चाहूंगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और क्या है भाई, देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अभी हमने ट्रिक करी है, 5 होती हैं, और यहीं पर आप पूर्वी हिंदी को निपटा दो, यहीं पर निपटा दो पूर्वी हिंदी को। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां बोलते हैं भाई हम, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपकी 3 बोलियां। क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, जी हाँ भाई बिल्कुल है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा है ABC, हमने बचपन में पढ़ा है ABC। देखो ए से बन गई आपकी अवधि। क्या बन गई, ए से बन गई अवधि, बी से बन गई बघेली। क्या बन गई, बी से बघेली। सी से बन गई आपकी छत्तीसगढ़ी। क्या बन गई, छत्तीसगढ़ी बन गई सी से। तो ये भी आप याद रखेंगे, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी ये आती हैं आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और पश्चिमी हिंदी की बात करूं तो ब्रजबोली, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी और बांगरू आती हैं आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं आपसे कि सर्वाधिक किस बोली की कौन सी बोली बोली जाती है, तो उसका आंसर होता है खड़ी बोली। क्या है भाई, उसका आंसर होता है खड़ी बोली। खड़ी बोली आपकी सर्वाधिक बोली जाती है। अब चलते हैं भाई, देखो भाई क्या है भाई, तो किसका विकास आपके सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ। मैं सौर सैनी अपभ्रंश कह दूं या मैं पश्चिमी हिंदी कह दूं, क्योंकि पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वह भी हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कौन सी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखो बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, ब्रजभाषा आती है, लेकिन बघेली अभी अभी तो पढ़ा है हमने पूर्वी हिंदी, अभी अभी तो पढ़ा है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, 3 है, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहां से जो बघेली होगी वे आएगी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो सर ये पूर्वी हिंदी का विकास कहां से हुआ है, तो ये हुआ है आपके अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अच्छा एक बार प्रश्न था आपका कि अपभ्रंश जो आपकी भाषा थी, अच्छा देखो फटाफट से छापना, भाषा का क्रम क्या है भाई, भाषा का क्रम की भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है। देखो सभी जानते हैं कि हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। संस्कृत से आपकी कौन सी भाषा बन गई, संस्कृत से बन गई आपकी पाली, पाली बन गई, पाली से बन गई आपकी प्राकृत। क्या बन गई भाई, प्राकृत बन गई, प्राकृत से बन गई आपकी अपभ्रंश। क्या बन गई, अपभ्रंश बन गई। अच्छा अपभ्रंश से क्या बन गई, अवहट्ट। क्या बन गई, अवहट्ट बन गई अपभ्रंश से। और अवहट्ट से बन गई आपकी हिंदी। क्या आ गई भाई, हिंदी। अच्छा देखो ये सभी की सभी भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं हैं। संस्कृत से बन गई पाली, पाली में क्या है, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश मिलते हैं पाली में। महावीर प्रसाद की बात करूं तो महावीर प्रसाद के जितने भी उपदेश हैं वे मिलते हैं प्राकृत में। अपभ्रंश, एक क्वेश्चन अपभ्रंश से अक्सर पूछा जाता है, अपभ्रंश जो भाषा थी उसमें स्वर की संख्या कितनी है, तो इसमें स्वर की संख्या होती है 8, याद रखेंगे। अपभ्रंश भाषा में स्वर की संख्या होती है 8। और वर्तमान हिंदी की अगर बात करूं तो स्वर की संख्या होती है 11। कितनी होती है भाई, 11। अपभ्रंश से बन गई अवहट्ट, अवहट्ट से बन गई हिंदी। अच्छा हम कहां थे भाई, हम थे आपके सौर सैनी अपभ्रंश पर। तो सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी बोली बोली जाती है, 3,
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन्हीं को हम पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं। आगे चले भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आ गया भाई। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये रहा, बच्चा रो रहा है। क्या कर रहा है भाई बच्चा? बच्चा रो रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? फटाफट से बताएंगे कि इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। क्या ये सकर्मक क्रिया है, क्या ये अकर्मक क्रिया है, क्या ये पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर ये आपकी अनेकार्थक क्रिया है? फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 5 सेकंड का टाइम है आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए भाई, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई कई सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर ये अकर्मक होगी, कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर ये बी बी बी। अच्छा जी, कई सारे बच्चे सकर्मक कह रहे हैं, कई सारे बच्चे कह रहे हैं अकर्मक। तो देखो इस खेल को ही ना आज हम खत्म कर देते हैं। अगर कोई वाक्य है आपके सामने और आपसे कहता है कि पहचानिए कि इसमें जो क्रिया है वह सकर्मक है क्या वह अकर्मक है, तो इसका सीधा सा आंसर होता है आप उस वाक्य में क्या जोड़कर देखो, आप उस वाक्य में क्या ऐड करो, क्या जोड़कर देखो। क्या जोड़ने के बाद अगर आपको कोई उत्तर मिलता है तब तो वह होगी सकर्मक, और कोई उत्तर नहीं मिलता है तब वह होगी अकर्मक। जोड़ो भाई, बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है? मुझको कोई भी आंसर नहीं मिला, मुझको कोई भी आंसर नहीं मिला, तब ये होगी आपकी अकर्मक क्रिया। और वहीं पर मैं अगर बात करूं आपके राम आम खा रहा है, खा रहा है, तो यहां पर आप क्या जोड़कर देखेंगे? तो देखो राम क्या खा रहा है, तब मुझको आंसर मिला कि वह आम खा रहा है, क्योंकि यहां पर दिया गया है राम आम खा रहा है। राम क्या खा रहा है? राम खा रहा है आम। तो ये जो वाक्य होगा इसमें जो क्रिया है वह होगी आपकी सकर्मक क्रिया। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा ही है, किसी भी वाक्य में अगर क्या जोड़ने से आपको उत्तर मिलता है वह होती है सकर्मक क्रिया, और किसी भी वाक्य में क्या जोड़ने से अगर उत्तर आपको नहीं मिला वह होगी आपकी अकर्मक क्रिया। जी हाँ भाई, कई सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, और सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी बच्चा पटाखे नहीं फोड़ेगा, सभी बच्चे अपने माता पिताओं के साथ, अपने जो आपके बड़े बूढ़े हैं उनके साथ उनका आशीर्वाद लेकर दीपावली के त्योहार को मनाएंगे। और देखो पटाखे फोड़ने का नुकसान क्या होता है, एक तो जो आपका वातावरण है वह प्रदूषित होता है, और दूसरा आपको चोट लगने की भी संभावना होती है, आपके जलने की भी संभावना अति होती है। तो किसी को भी पटाखे नहीं फोड़ने हैं, काफी शांति से और अपने परिवारजनों के साथ आपको दीपावली का त्योहार मनाना है। अच्छा जी, इसी विचार के साथ मैं आपसे आज विदा चाहूंगा, फिर मैं मिलूंगा कल आपके सामने। कल भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। चलिए भाई, जय हिंद।